अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और आपने संडे अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट वाज कलेक्शन ऑफ डेटा। In chapter number 2, we have discussed that statistics in a singular sense is a method. किस चीज का मेथड है? डेटा कलेक्शन, देन डेटा ऑर्गेनाइजेशन, then its presentation, then analysis and then interpretation। 5 चीजें होती है। क्या क्या होती है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, then presentation, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में ये सभी चैप्टर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में आएंगे। तो हमने ये सीखा इन आवर प्रीवियस चैप्टर दैट हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा। अब हम कलेक्टेड डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। जो डेटा हमने कलेक्ट करके रखा है उसको कैसे क्लासिफाई करके ऑर्गेनाइज करना है, ये सीखेंगे। हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। इसमें आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन का मीनिंग और उसके मेथड्स पढ़ने हैं। देन आफ्टर यू हैव टू गो विद द कंसेप्ट वेरिएबल। देन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है और कितने टाइप्स की सीरीज बनती है। मेक श्योर अपने माइंड में क्लियर करके रखिएगा। चैप्टर 4 आया तो आगे की स्टैटिस्टिक्स आएगी, चैप्टर 4 नहीं आया तो आगे की स्टैटिस्टिक्स भी आपको समझ में नहीं आएगी। क्लास 10th में आपने मीन, मोड, मीडियन करते टाइम देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं, एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ये चैप्टर आपको वो सीरीज बनाना सिखाएगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग ये आपको यही बता रहे हैं, कलेक्टेड डेटा को अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें उसे टेबल में प्रेजेंट भी करना होगा। तो मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? It is simply a process of arranging the data into sequences and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts. For example, if I have conducted your examinations and then I have checked your scores. Now, when I am listing up your marks according to your roll number, this will be treated as the process of classification. What I have done, I have arranged the collected data into sequence and group according to their common characteristics. Marks of Hindi will be listed up in a common list, right? एक ही पार्ट में मैंने लिख दिया, या फिर separating them into different but related parts. अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है एंड सम हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी, तो मैंने मैथ्स वालों को अलग कर दिया और हिंदी वालों को अलग कर दिया है, तो रिलेटेड ही बट सेपरेट कर दिया उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। दिस इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपको सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे जब डेटा को अरेंज किया जाता है उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये याद रखना है। इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा। ठीक है, अब आगे देखिए, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। Through classification, we try to strike a note of homogeneity in the heterogeneous element of the collected information. सभी बच्चे अलग अलग हैं, राइट, बट सब में कुछ कॉमन है। क्या? उन सबके पास कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे। तो मैंने हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को होमोजीनिटी के बेसिस पे एक लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया है। दिस इज सिंपली क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के पर्पस क्या होते हैं? ये रॉ डाटा को एक सूटेबल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कंडेंस कर देता है, एक साथ प्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाता है। भाई सबके मार्क्स में हैप्पजार्ड मैनर में लिख दूं तो वो यूजफुल नहीं, बट मैंने प्रॉपर लिस्टिंग अप करके लिखा तो कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल बन गया, राइट? हमने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स का वो फंक्शन है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। देन आफ्टर ये क्या करता है? ये कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है। अगर मैंने प्रॉपर लिस्ट अप कर लिया देन आई विल बी एबल टू कंपेयर द मार्क्स ऑफ फाल्गुनी एंड गजल, I will be able to compare the marks of Karan Gupta and Karan Arora. तो ये comparisons possible करता है। Then it provides information about mutual relationships among the elements of data sheet. डेटा शीट के कुछ वेरिएबल्स में म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं, जैसे मैथ्स में अच्छा स्कोर किया तो इकोनॉमिक्स में भी अच्छा ही होगा स्कोर, राइट? तो ये म्यूचुअल रिलेशन समझने में हेल्प करता है। देन इट हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय सेपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ डेटा सेट इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स and hence bring out the points of similarity and dissimilarity. कुछ डेटा जो होमोजीनियस ग्रुप के अलग किए जा सकते हैं उनको सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे आपको समझने में भी हेल्प। फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 आर हैविंग इंग्लिश, राइट? तो ये उनको होमोजेनिटी के बेसिस पे इंग्लिश की एक लिस्ट बना दी, बट सम आर हैविंग मैथ, सम आर हैविंग आईटी एंड सम आर हैविंग हिंदी।
तो मैंने उसके बेसिस पे डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे भी उनको सेपरेट करके अलग लिस्ट बना रखी है, तो ये क्लासिफिकेशन के साथ हो पाता है। आगे देखिए बेटा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यू मस्ट लर्न द हेडिंग। क्लासिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? नंबर 1, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस। वेट फॉर अ सेकेंड बेटा, you have to raise your hand before asking something. Yes Divyansh, you can unmute and speak. मैम एक बार वो पॉइंट वापस समझा दो। कौन सा वाला? मैम वो तो 5 पॉइंट्स थे ना ऊपर। 5 पॉइंट्स जो थे ऊपर वो सारे समझाऊं? यस मैम। देखिए, नंबर 1 ये कह रहा है जो रॉ डेटा है ना, रॉ डेटा का मतलब है आपने अभी उसको सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया, उस डेटा को सूटेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया, उस डेटा को सूटेबल फॉर्म में अरेंज किया जाता है ताकि हम उससे कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें। अगर मैंने आप सबके आंसर शीट्स को चेक कर दिया और सिर्फ उन आंसर शीट्स पे मार्क्स लिखे हुए, तो ये है रॉ डेटा, मार्क्स सबके आपके मेरे पास आ गए बट रॉ फॉर्म में आ गए। अब मैं अगर इनको लिस्ट में क्लासिफाई कर दूंगी तो फर्दर इसका कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल हो पाएगा। मैं चेक कर पाऊंगी कि कौन स्टूडेंट टॉप 10 में है, कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसपे ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 कह रहा है अगर डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपकी मार्कशीट में राउंड ऑफ होके मार्क्स लिखे हुए होते हैं या नॉर्मल लिखे हुए होते हैं, बताइए जरा, पॉइंट्स में लिखे हुए होते हैं या राउंड ऑफ? राउंड ऑफ होते हैं ना। तो ये क्या कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन के थ्रू आप ये कॉम्प्लेक्सिटीज कम करते हो। काफी लोग ऐसे होते हैं जहां अगर मैं लिख दूं 31 3/4 तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो क्लासिफिकेशन के थ्रू उनको राउंड ऑफ करके उनको प्रॉपर किया जा सकता है। तो वैसे ही डेटा में और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू रिमूव सच कॉम्प्लेक्सिटीज। थर्ड पॉइंट कह रहा है बेटा कि अगर आप लिस्ट में सारी चीजें लिस्ट अप कर लोगे तो आप कंपैरिजंस कर पाओगे। सोचिए अगर मैंने आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स एक लिस्ट में प्रॉपर वे से लिख के रखे हैं, तो क्या ऐसे में मेरे लिए ये इजी नहीं हो जाएगा कि मैं आपके मार्क्स को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर सकूं? पॉसिबल हो पाएगा ना। तो थर्ड पॉइंट यही कह रहा है। फोर्थ देखिए, फोर्थ कह रहा है अलग अलग एलिमेंट्स में कुछ म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन उस म्यूचुअल रिलेशन को समझने में मदद करता है। जैसे सपोज एक स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स में पास नहीं हो पाया, इकोनॉमिक्स में उसका स्कोर बहुत ज्यादा पुअर रहा, सिर्फ 15% स्कोर किया। अब ऐसे में मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले लिस्ट में चेकआउट करूंगी उसके बाकी सभी सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस। अगर वो बाकी सभी सब्जेक्ट में भी स्कोर नहीं कर पाया, इट मींस स्पेशल नीड्स स्टूडेंट है, हमें उस पर अलग से फोकस करना पड़ेगा, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही है, या हो सकता है बच्चा मेहनत नहीं कर रहा। बट अगर बाकी सब में बढ़िया स्कोर है और ओनली इकोनॉमिक्स में द स्टूडेंट इज नॉट केपेबल ऑफ वर्किंग, तो हो सकता है मुझे पर्सनली उस पर फोकस करने की जरूरत पड़े। तो ये कह रहा है आप म्यूचुअल रिलेशनशिप समझ पाओगे अलग अलग डेटा सेट। एंड लास्ट वन, आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाओगे, डेटा को होमोजीनियस ग्रुप्स में ग्रुप आउट कर दोगे उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बेसिस पे। जैसे आप सब में एक सिमिलैरिटी की है, ये है कि आप सभी के पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज हैविंग द इंग्लिश सब्जेक्ट। कॉमर्स वाले सभी बच्चों के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, बट आर्ट्स वाले बच्चों के पास या तो इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है। तो हम क्या करेंगे, उनकी सब्जेक्ट वाइज उनको लिस्ट अप कर देंगे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे, ताकि फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सके। इज इट ओके? यस मैम। ऑल राइट, हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों क्लासिफाई किया जाएगा? वही जो ऊपर पॉइंट्स पड़े हैं ना, उन्हीं चीजों को थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके एक्सप्लेन किया है। नंबर 1, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा। जो बहुत सारे डेटा आपके पास है, मेरे पास आपके सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट कॉपीज और आंसर शीट्स होती है, तो हाफ ईयरली एग्जाम जैसे आप लोग स्कूल में दिया करते थे। अब आपके बहुत सारे सब्जेक्ट टीचर ने सब कुछ चेक कर दिया है, उस चेक्ड मार्क्स को प्रिंसिपल मैम क्या आपकी एक एक आंसर शीट को निकाल के देखेंगी क्या? डेफिनेटली नो, इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर दैम। तो व्हाट शी विल डू, शी विल जस्ट आस्क मी फॉर द लिस्ट ऑफ योर मार्क्स। तो वो लिस्ट कैसे आएगी? क्लासिफिकेशन के थ्रू आएगी। ठीक है, तो जो अननेसेसरी डिटेल्स है उनको हटा दिया जाएगा और जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है उनको नोट डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो बहुत सारा फ्रेगमेंटेड इधर उधर का डेटा है, उस डेटा को हम बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं ताकि उसको समझा जा सके।
अब जैसे सेंसस स्टडी होगी तो पॉपुलेशन है तो उनको जेंडर के अकॉर्डिंग, उनके मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली अरेंज कर देंगे ताकि हम प्रॉपर्ली उसको समझ पाए। एक सिंपल एग्जांपल और दूं तो आप सबने आपने पढ़ा है कॉमर्स वाले बच्चों ने और इवन आर्ट्स वाले बच्चों ने स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है अलग अलग टाइप की। अब जो लोग मनी अर्न कर रहे हैं वो अलग अलग टाइप से कर रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई द कलेक्टेड डेटा। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2, टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एक्सप्लेन करने के लिए भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे जब मैंने लिस्ट बनाई तो मुझे पता चला कि भाई दिव्यांश के पास तो मैथ्स है, यानी बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है ना। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स है तो वो अलग है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास आईटी है तो वो अलग है, लेकिन सब ऐसे हैं जिनके पास इंग्लिश है। तो हमने उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, जब इंग्लिश वाली लिस्ट बनाई तो हमने उनकी एफिनिटीज यानी उनकी सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग उनको रख दिया। जब हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई तो हमने उनकी डिसिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आईटी, मैथ्स एंड हिंदी। इज इट ओके टू एवरीवन? शो मी अ थम्स अप। बस इस चैप्टर में थ्योरी थोड़ी सी ही है, आगे प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस, ऊपर पढ़ा है अभी हमने, अगर हम प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर पाएंगे देन वी विल बी एबल टू कंपेयर द स्टूडेंट। If I have listed up your marks, then I will be able to compare the marks of different students. Next, to study relationships, ये भी मैंने अभी आपको बताया है ना, एक स्टूडेंट अगर अच्छे स्कोर कर रहा है तो वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर रहा होगा, लेकिन अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है सभी सब्जेक्ट्स में आ रही हो। ऐसे ही इनकम है, एजुकेशन है, लोगों की डिमांड है, इन सब चीजों में रिलेशंस होते हैं। इकोनॉमिक्स में इन सब चीजों में कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं, तो इन सभी रिलेशंस को समझने के लिए भी हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम प्रॉपर टेबल्स बनाते हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो टेबुलेशन के लिए डेटा प्रिपेयर भी कैसे किया जाता है, इसी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, टेबुलेशन के लिए जो डेटा प्रिपरेशन है वो भी इसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो टू स्टडी रिलेशनशिप्स, अलग अलग वेरिएबल्स में डेटा के लिए टेबुलेशन के लिए प्रिपेयर करना, एंड टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर, एक प्रॉपर पिक्चर प्रेजेंट करना समराइज डेटा की। मैंने लिस्ट अप करके लास्ट में रैंकिंग दे दी तो किसी को पूरे डेटा को चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। The one who is interested to know the ranks of the student can simply check out the rank from the rank list, right? फिर देखिए एक अच्छे क्लासिफिकेशन की क्या रिक्विजिट्स है। You only need to learn the headings right now. Number 1, suitability. Your classification should confirm your purpose of inquiry. जिस पर्पस के लिए मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ उसी अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करूंगी। If I want to know about the financial position of the students, तो ऐसे में मुझे उनका जेंडर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि किस स्टूडेंट के पेरेंट की क्या इनकम लेवल है ये देखना है, तो ऐसे में मुझे उनका जेंडर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बच्चों का स्कोर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ उनका पेरेंट्स का वर्किंग स्टेटस और उनका इनकम लेवल नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अगर किसी फैक्ट्री के वर्कर्स का इकोनॉमिक स्टेटस देखना है तो मैं सिर्फ उनकी सैलरी और उनकी इनकम लिखूंगी, बाकी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं। तो आप कैसे क्लासिफाई करोगे वो डिपेंड करेगा आपके पर्पस ऑफ इंक्वायरी पे, राइट? सुटेबिलिटी होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसा जो कंफ्यूजन नहीं लाए। एम्बिग्विटी वर्ड इज यूज्ड टू शो कंफ्यूजन, ये लिखा हुआ है ना, एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने वाले डेटा होने चाहिए, ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि कोई भी पढ़े उसको समझ आ जाए। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिवनेस होनी चाहिए, यानी कि सीरीज जो है वो उसमें ग्रुप्स के प्रॉपर चांस हो, ऐसा नहीं हो कि बस डेटा को प्रेजेंट कर दिया अननेसेसरी इम्प्रॉपर वे से। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडजस्टमेंट्स पॉसिबल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट किया जा सके। ठीक है, जब आपको लग रहा है किसी डेटा को कहीं और किसी पार्ट में डालना है तो उसको वहां डालना पॉसिबल हो सके, ऐसा क्लासिफिकेशन कीजिए। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओवरलैप नहीं करे डेटा एक दूसरी क्लास में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। जैसे अगर इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स अलग है तो उसका डिफरेंट कॉलम बनेगा, मैथ्स, आईटी और हिंदी के 3 डिफरेंट कॉलम्स बनेंगे, एक दूसरे के साथ ही मर्जिंग नहीं की जाएगी, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यही मतलब है कि एक प्रॉपर वे, स्टेबल होना चाहिए। एक बार आपने अगर डेटा में वो चीज लिख दी तो वो
मीनिंगफुल रिजल्ट्स लेके आए, बार बार उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। ऑल्दो हमने पढ़ा है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेंजेस करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि एडजस्टमेंट करना ना पड़े। एंड देन आफ्टर होमोजेनिटी, सिमिलर आइटम्स को एक कॉमन क्लास में रखना है आपको, जितने भी सिमिलर आइटम्स है उनको एक कॉमन क्लास में प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्विजिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब थ्योरेटिकल पार्ट बहुत मिनिमम है, ये मेथड्स के नाम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। योर टुडेज टास्क इज टू रीड द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, बहुत इजी है, आप कल की क्लास में समझा पाएंगे। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड देन आफ्टर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये बस इतनी थ्योरी है, फिर सारा प्रैक्टिकल कोर्स है, ये भी प्रैक्टिकल ही है, कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं ये सब भी। बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।